हेलो एंड वेलकम टू फाइनेंस ज्ञानी। मैं हूं आपके साथ में उर्वशी सिंह और वक्त चला है मार्केट मूवर्स का, जहां पर हम बातचीत करेंगे शेयर मार्केट की खबरों की और बताएंगे कि आज के ट्रेडिंग सेशन में आपके लिए क्या स्ट्रैटेजी बनती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं बेहद ही खास मेहमान, फाउंडर एंड हेड रिसर्च ऑफ अविनाश मेंटर रिसर्च सर्विसेज, अविनाश गोरक्षर। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका फाइनेंस ज्ञानी पर। गुड मॉर्निंग। यहाँ पर हम सर के साथ आगे की डिस्कशन शुरू करें आज के ट्रेडिंग सेशन को लेकर के। सर की एक्सपर्टीज जाने उससे पहले यहाँ पर जो है आप सभी लोगों के लिए पोल क्वेश्चन लगा हुआ है, जहाँ पर जाकर के आपको वोट करना है और इस सेशन के लास्ट में हम सर से भी समझेंगे कि उनका नजरिया आपके वोटिंग रिजल्ट पर क्या है। सवाल है कि डिप में कौन सा स्टॉक आपको खरीदना चाहिए, इन्फोसिस, इरेडा, बीटीएल या फिर आरबीएल बैंक। यहाँ पर जाकर के आप लोग अपनी वोटिंग कंटिन्यू कर सकते हैं और हम शुरुआत कर लेते हैं बाजार के साथ। सर ब्रॉडर मार्केट में आज लास्ट ट्रेडिंग सेशन है, हम आपसे समझना चाहेंगे कि पूरा आज ये जो पूरा हफ्ता गुजरा है जिसमें उम्मीद की जा रही थी कि चलिए स्पाइक अप बाजार में देखने को मिल सकता है, बीच में रिकवरी भी देखने को मिली थी, आज के लिए आपका आउटलुक क्या है? देखिए, मुझे लगता है कि बाजार में थोड़ा-सा अनसर्टेनिटी का फेज़ वापस शुरू हो चुका है, क्योंकि अभी जैसे सभी को पता है कि यूएस ने जो एक्सपेक्टेशन की थी कि ईरान से वो 15 डिमांड चाहते थे, लेकिन ईरान ने उसको कंप्लीटली रिफ्यूज़ किया है। उन्होंने उनके खुद के डिमांड किए हैं और इससे मतलब यही लगता है कि अभी ये जो वॉर का मामला है थोड़ा-सा लंबा चलेगा और उसी लिए कल हमने देखा कि यूएस के मार्केट्स भी डाउन थे, क्रूड के प्राइसेस भी थोड़े से ऊपर गए। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि अभी अगला हफ्ता काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। अभी नई डेडलाइन ट्रम्प साहब ने अनाउंस कर दी है, तब तक मार्केट्स एक छोटा दायरे में रहेंगे और आज जो मार्केट गिरे हैं, ज़्यादातर रुपया वीक हो चुका है। देखिए, रुपया 94 तक गया, हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है जो नॉर्मली हम ज़्यादातर क्रूड इम्पोर्ट करते हैं, इसका भी असर हमारे ट्रेड डेफिसिट पे आएगा। तो मार्केट इन चिंताओं से लेके आज गैप डाउन ओपनिंग दिखाए और मुझे लगता है कि अगर दोपहर में कोई फॉलो अप बाइंग आती नहीं है तो 23,000 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर ये 23,000 का लेवल मार्केट रिस्पेक्ट करता है तो मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत अपटिक आपको देखने को मिले। बट अदरवाइज जो डिफेंसिव सेक्टर है, जैसे आपने कहा कि पावर है, उसके बाद आईटी है, उसके बाद कैपिटल गुड्स है, होटल्स है, हॉस्पिटैलिटी है, यहीं पे थोड़ा एक्शन रहेगा। बट मुझे लगता है कि जो हाई बीटा सेक्टर जैसे मेटल हो गया, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हो गई, यहाँ पे डेफिनेटली दिक्कतें बढ़ सकती हैं। ओके सर, ऐसे में हम समझना भी चाहेंगे थोड़ा सा स्ट्रैटेजी को लेकर भी आप गाइड कीजिए हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं कि उनको क्या करना चाहिए आज लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। क्या किसी स्टॉक पे नजरें बना करके रखें या फिर अभी जो है मार्केट को थोड़ा सा कूल डाउन होने दे के थोड़ा स्टेबल हो जाए, उसके बाद ही किसी तरीके का कोई इन्वेस्टमेंट या फिर ट्रेडिंग करें? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए वीकेंड के टाइम पे एक बड़ी लंबी पोजीशन लेके जाना थोड़ा-सा खतरनाक हो सकता है, क्योंकि वीकेंड पे क्या होगा हमको पता नहीं है। अभी भी जो बमबारी है वो ईरान से हो रही है, इज़राइल से हो रही है। तो अगर किसी को सेफ बेट लेना है तो मैं समझता हूँ कि आईटी कंपनीज़ में मौके अच्छे बनेंगे। आई थिंक आईटी कंपनीज़ में काफ़ी हद तक ऊपरी लेवल से पिटाई हो चुकी है। तो अगर आप इन्फोसिस की बात करें तो उन्होंने अभी 2 बड़े एक्विजिशंस भी अनाउंस कर दिए हैं। इसका भी जी। असर इनके नंबर्स पे आएगा। तो अगर इन्फोसिस है, उसके बाद टीसीएस है, तो ये कंपनीज़ मुझे लगता है कि मार्च के क्वार्टर भी अच्छा आएगा और ओवरऑल आई थिंक ये अच्छा मौका बनेगा अगर आपको डिफेंसिव खेलना है। फार्मा एक दूसरा सेक्टर हो सकता है जहाँ पे सन फार्मा है, लुपिन फार्मा है, यहाँ पे थोड़ा निवेश आप कर सकते हो। लेकिन मेरे ख्याल से इमीडिएटली कोई बड़ा लंबा पोज़ीशन लेना शायद अभी ठीक नहीं रहेगा। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर जो है आप इस सलाह को आगे इम्प्लीमेंट करके चल सकते हैं। सर बैंक निफ्टी को लेकर भी आपका नजरिया हम जानना चाहेंगे। रिकवरी यहाँ पर भी नजर आई है, लेकिन बाजार के साथ साथ यहाँ पर भी डिक्लाइन हमें देखने को मिला है अर्ली ट्रेड में। और आपसे मैं सर ये भी समझना चाहूंगी कि अब बैंक्स को लेकर के हम देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी अच्छा परफॉर्म करता हुआ नजर आया, लेकिन बहुत सारे बैंक में उसी समय अब किसी की पोजीशन थी एचडीएफसी बैंक पे या हम बात करें आईडीएफसी बैंक की, तो फिर खबरें निकल करके आ जाती हैं फ्रॉड की, तो उसका भी असर अच्छा खासा हमें स्टॉक पे देखने को मिलता है। तो क्या स्ट्रैटेजी फॉलो की जाए? अभी आप बैंक निफ्टी को कैसे देख रहे हैं? नहीं, मेरे ख्याल से देखो बैंक निफ्टी तो निफ्टी से भी ज़्यादा वोलेटाइल है और इसका एक मेन कारण है कि देखिए जिस प्रकार से अभी वॉर का असर आने वाला है, अप्रैल टू जून में क्लियर है कि इन्फ्लेशन बढ़ेगा। काफ़ी ऐसी कंपनीज़ है जो क्रूड के ऊपर डिपेंडेंट है अपने रॉ मटेरियल के लिए। तो अगर हम पेंट्स की बात करें, केमिकल की बात करें, कार्बन ब्लैक है, उसके बाद लुब्रिकेंट्स है। मैं समझता हूँ कि इनके लिए इन्फ्लेशन अगर बढ़ता है, कॉस्ट बढ़ता है तो ऑब्वियसली इनके मार्जिन्स प्रेशर में आएँगे और मार्केट इस डर के ऊपर बैठा है कि अगर इन सारी कंपनीज में मार्जिन प्रेशर आता है तो एसेट क्वालिटी खराब हो जाएगी।
लेकिन मामला इतना भी बिगड़ा नहीं है। अगर आप सरकारी बैंक देखें तो एसबीआई है, उसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा है, कैनरा बैंक है, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक, ये काफ़ी वेल एस्टैब्लिश्ड और सॉलिड बैंक्स है। लेकिन सेंटिमेंट अभी काफ़ी भारी है। तो मैं कहूँगा कि जिनके पास शॉर्ट टर्म व्यू है वो थोड़ा-सा बच के रहे, लेकिन जिनके पास थोड़ा मौका है, 6 टू 12 मंथ्स का नज़रिया है, जब तक मैं समझता हूँ कि वॉर भी खत्म हो जाएगा और इट विल बी बैक टू बिज़नेस एज़ यूजुअल, तो बैंक्स में थोड़ा पोज़ीशन ज़रूर आपको रखना चाहिए, क्योंकि ये बाउंस बैक भी उतनी ही तेज़ी से आएगी। तो नंबर्स में कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए, बट मेरे ख्याल से शॉर्ट टर्म के लिए हो सकता है कि ट्रेंड थोड़ा नेगेटिव है। चलिए, तो शॉर्ट टर्म का नजरिया थोड़ा सा डाइसी नजर आ रहा है, बट फॉर अ लॉन्गर टर्म आप यहाँ पर देख सकते हैं इस स्पेसिफिक सेक्टर को। सर, आपने इन्फोसिस का नाम लिया था यहाँ पर कि यहाँ पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आप बनते हुए देख रहे हैं और एक्विजिशन की खबर भी निकल करके आई है। अब ऐसे में सर, जो करंट प्राइसिंग चल रही है, अगर ये लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा बेट बनता हुआ नजर आ रहा है, तो 1279 पे क्या बाय करके चले, या भी थोड़ा सा डाउन साइड इसमें देखने को और मिलेगा हमें? नहीं, मुझे लगता है कि बाय करना चाहिए। देखिए, नॉर्मली क्या होता है कि आईटी सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे ग्रोथ एब्सेंट है और उसीलिए शायद लोगों को थोड़ा-सा डर है कि ग्रोथ आएगा, नहीं आएगा। बट मुझे लगता है कि देखिए, इस प्राइस से कोई होने जैसा नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी कंपनी के पास कम से कम साल, डेढ़ साल की ऑर्डर बुक है, कंपनी की बैलेंस शीट अच्छी है। मुझे लगता है ये एक बार ईरान या इज़राइल और यूएस का वॉर खत्म होता है, तो उसके बाद जो ऑर्डर विन्स है यूएस से, वो वापस चालू हो जाएगी। अभी तो मामला थोड़ा बिगड़ा हुआ है, बट अगर 1-2 जी, क्वार्टर के बाद क्लियरली थोड़ा बहुत विजिबिलिटी मिलती है, तो मेरे ख्याल से इन्फोसिस कैन बी अ गुड बेट नाउ। इसमें डेफिनिटली रिस्क रिवॉर्ड आगे अच्छा बनेगा। चलिए, तो इन्फोसिस जो है वो एक गुड बैट निकल करके आ रहा है, तो आप इस पे अपना फोकस मेंटेन करके चल सकते हैं। फार्मा पर भी आपका नजरिया काफी ज्यादा पॉजिटिव है सर, और विंडो फार्मा को लेकर के खबर भी आई थी कि अपने जो है बायोलॉजिकल बिजनेस को काफी ज्यादा एक्सपेंड कर रहा है यूरोप के अंदर। अब ऐसे में अरबिंदो फार्मा आपको सर कैसा लग रहा है, क्या यहाँ पर बाय करके चले? देखिए, अगर आपका नज़रिया 6-12 मंथ्स का है, तो फार्मा डेफिनिटली अट्रैक्टिव पोज़ीशन में दिख रहा है और ऑरोबिंदो फार्मा की बात करें तो येस, आई थिंक डेफिनिटली इनको थोड़ा-सा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि इन्होंने काफ़ी नए मॉलिक्यूल्स लॉन्च किए हैं। बायोलॉजिकल बिज़नेस का भी इन्होंने कहा है कि ग्रोथ पोटेंशियल आने वाले साल के लिए काफ़ी अच्छा है। मैं समझता हूँ कि देखिए, डिफेंसिव बेट है और ऐसे माहौल में जब पूरा मार्केट वोलेटाइल है, तब ये एक अच्छा जगह है जहाँ पे आप अपनी कैपिटल भी प्रोटेक्ट कर सकते हो। तो थोड़ा निवेश आप कर सकते हो, लेकिन मेरे ख्याल से टुकड़ों में खरीदें वही अच्छी स्ट्रैटेजी रहेगी। ओके सर, कुछ और हम फार्मा में अगर समझना चाहे सर, लुपिन पर और सन फार्मा पर भी आपका नजरिया हम समझना चाहेंगे, क्योंकि कई सारे सवाल आते हैं इस पर। आप फॉर अ लॉन्गर टर्म कैसे देख रहे हैं दोनों को ही? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए, लार्ज कैप में सन फार्मा और लुपिन की बात करें तो इनकी जो प्रोडक्ट कैटेगरीज़ है प्लस जो मार्जिन का ग्रोथ आउटलुक है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। इनफैक्ट लुपिन ज़्यादातर यूएस और नॉन यूएस मार्केट्स में काम करता है। पिछले क्वार्टर दैट इज़ दिसंबर क्वार्टर भी इनके लिए काफ़ी अच्छा था। सन फार्मा की बात करें तो देखिए, यहाँ पे इनका जो स्पेशलिटी बिज़नेस है वो काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है और ओवरऑल मुझे लगता है कि फार्मा पैक में देखिए अभी बहुत समय के तक अभी तक कोई यूएस एफडीए रिलेटेड इश्यू भी नहीं हुआ है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से लग तो रहा है कि अगले 12-15 महीने के लिए आउटलुक यूएस की जो फ़ोकस्ड कंपनीज़ है जैसे लुपिन है, सन फार्मा है, उसमें डेफ़िनेटली अच्छा पॉज़िटिव रहेगा, क्योंकि इवन टैरिफ के टाइम पे हमने देखा था कि ये सेक्टर को कोई दिक्कत यूएस ने नहीं दी थी। इनको कंप्लीटली आउट ऑफ टैरिफ रखा था। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से डेफ़िनेटली अगर किसी को पोर्टफ़ोलियो बनाना है तो इस बाज़ार में थोड़ा-थोड़ा करके खरीद सकते हैं। चलिए, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सर, रेलवेज पर थोड़ा-सा पहले तो पूरा ओवरऑल सेक्टर को लेकर के हम आपसे समझना चाहेंगे। ओवरऑल सेक्टर आपको कैसा लग रहा है? क्योंकि स्टॉक चल नहीं रहे हैं, पोर्टफोलियो में है, तो क्या किया जाए? देखिए, मुझे लगता है कि रेलवे सेक्टर में ग्रोथ तो है, बट जिस प्रकार से तेज़ी पिछले 1-2 साल में हुई है, मुझे लगता है कि देखिए मार्केट ने बहुत जल्दी एक्सपेक्टेशंस प्राइसेज़ में फैक्टरिंग कर दी थी। अभी भी आप देखोगे तो आरवीएनएल जैसा स्टॉक है या राइट्स लिमिटेड है या टिपिकली वैगन कंपनी है जैसे टिटागो हो गया, टेक्समैको है, जुपिटर वैगन है, यहाँ पे ग्रोथ डेफिनिटली आगे भी आएगा। देखिए, ग्रोथ में रेलवेज़ को लेके गवर्नमेंट काफ़ी पॉज़िटिव है। तो नज़रिया अगर आपका 1.5-2 साल का है तो ही यहाँ पे आप निवेशित रहिए, क्योंकि देखिए जो अभी मार्केट है वो प्योरली एक ट्रेडिंग मार्केट है। इसमें इमीडिएटली शॉर्ट टर्म में कोई बड़ा पैसा बनेगा ऐसा लगता नहीं है। बट हाँ, मुझे लगता है कि ऑब्वियसली 1.5-2 साल का आउटलुक अगर कोई रखता है तो यहाँ पे जो स्टॉक्स हमने मेंशन किए इसमें गिरावट में खरीदे, क्योंकि ग्रोथ नंबर्स जी। रुकने वाले नहीं है, आगे भी बढ़ेंगे। चलिए, तो यानी कि फॉर अ लॉन्ग टर्म आप इसे रख सकते हैं।
अपने नजरिए में? सर इरेडा को लेकर के भी खबर आई है कि डिविडेंड तो अनाउंस किया है इन्होंने, और अगर हम ऑर्डर बुक देखते हैं तो कई सारी कंपनीज का इसका अच्छा है। 116 पर क्या अगर लंबी अवधि का नजरिया 2-3 साल के बारे में सोच रहे हैं तो खरीदे, या फिर अभी वेट करें कि और ज्यादा अभी डिक्लाइन आने को दिखेगा यहाँ पर? नहीं देखिए, मेरे ख्याल से जिस प्रकार के अभी क्रूड के प्राइसेस बढ़े हैं, रिन्यूएबल को एक बहुत बड़ा बूस्टर शॉट मिलता है। क्योंकि ऐसे समय में जो यूज़र इंडस्ट्रीज़ है प्लस जो कस्टमर्स हैं, वो रिन्यूएबल की तरफ ज़्यादा मुड़ते हैं। तो मुझे लगता है कि देखिए स्टॉक ऊपरी लेवल से काफ़ी टूटा है, अगर नज़रिया आपका 1.5-2 साल का है, तो इरेडा में डेफिनिटली पोटेंशियल है क्योंकि वो सबसे बड़ी नोडल एजेंसी है रिन्यूएबल एजेंसी को फाइनेंस करने के लिए। और मुझे लगता है कि आने वाला साल दैट इज़ FY 27 पिछले साल के मुकाबले में अच्छा होना चाहिए। ऑर्डर बुक अच्छी है प्लस ऑब्वियसली जिस प्रकार से फाइनेंसिंग ये करेंगे उसका असर इनको पॉजिटिवली मिलेगा। तो मेरे ख्याल से लंबी अवधि के लिए ये प्राइस बहुत अच्छी है बट हाँ, उन्हीं के लिए जो थोड़ा मीडियम टर्म है, कम से कम साल 1.5 साल का नज़रिया लेके काम करें। चलिए, तो इस टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आप इस स्पेसिफिक स्टॉक पर अपना नजरिया बना करके चल सकते हैं। डिफेंस पर आ जाते हैं। सर डिफेंस को लेकर के बीडीएल में खबर आई है, फ्यूचर ग्रोथ विजिबिलिटी काफी ज्यादा अच्छी नजर आ रही है। 2 नई यूनिट्स खोलने के बारे में इन्होंने बोला है। ऑर्डर बुक अगर देखें तो उसमें इंक्रीमेंट हुआ है 26,000 करोड़ का। अब यहाँ पर क्या करना चाहिए सर? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए डिफेंस में मुझे लगता है वही मामला है जो रेलवेज़ में है, थोड़ा-सा स्टॉक्स अटके हुए हैं, लेकिन अगर आप नंबर्स देखोगे तो मुझे लगता है कि जो बड़े प्लेयर्स हैं जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स हो गया, उसके बाद मैं समझता हूँ कि भारत डायनामिक्स हो गया, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, ये सारी कंपनीज़ में थोड़ा निवेश का जो टाइम फ्रेम है, वो निवेशकों को अभी लंबा रखना है क्योंकि जो इनिशियल 2-3 साल पहले जो प्राइसेज़ थे, वहाँ से तो बहुत मल्टी बैगर गेन्स हो चुके हैं। अभी जो भी गेन्स आएँगे वो मेरे ख्याल से 15-20% का ही रेंज पकड़ के आप चलिए। तो नंबर्स अच्छे आएँगे लेकिन जो अपसाइड है वो अभी थोड़ी लिमिटेड है और मुझे लगता है कि देखिए डिफेंस न्यूज़ बेस्ड है, जब भी कोई कंपनी का बड़ा ऑर्डर अनाउंस होता है, तभी आपको एक अच्छा उछाल स्टॉक में देखने को मिलता है। तो लंबी अवधि के लिए अच्छा मौका है बट डेफिनिटली शॉर्ट टर्म के लिए नहीं क्योंकि शॉर्ट टर्म में मार्केट एक साइडवे के तरीके से यहाँ पे काम करेगा। चलिए ठीक है, आगे हम बातचीत कर लेते हैं। कुछ हमारे दर्शकों के क्वेश्चंस भी आए हैं सर, आपका नजरिया समझना चाह रहे हैं। सबसे पहले तो प्रियंका पाटिल जी हमारी प्राइम मेंबर है, कह रही है कि सर ओएनजीसी और अडानी पावर किस प्राइस पर एग्जिट करना चाहिए? सर सबसे पहले तो ओएनजीसी पे समझना चाहेंगे हम, क्या अभी भी इसको फोकस पे रखा जा सकता है? देखिए, ओएनजीसी में एक बात बता दूँ कि देखिए ये अपस्ट्रीम कंपनी है और जब भी तेल की कीमतें बढ़ती है तभी इनको ज़्यादा फ़ायदा होता है। अभी ये कहना मुश्किल है कि तेल कितना जाएगा बट एटलीस्ट अभी तो लग रहा है कि 105, 106 का जो प्राइस है, वो हो सकता है 110, 115 तक जाएगा। आई मीन सस्टेनेबिलिटी इम्पोर्टेंट है क्योंकि देखिए अभी जो मामला है वो थोड़ा-सा वोलेटाइल है। तो जिनके पास 1.5-2 साल का नज़रिया है वही यहाँ पे पैसा लगाए क्योंकि देखिए क्रूड ऑयल पे बेट करना थोड़ा-सा डिफिकल्ट है, बट डेफिनिटली जिस प्रकार का एक्सपेंशन है, जिस प्रकार के इनके नंबर्स है, मेरे ख्याल से ये उन्हीं लोगों के लिए अच्छा है जो स्टेडी रिटर्न्स कमाना चाहते हैं। इसमें कोई बड़ी लंबी तेज़ी होगी ऐसा लगता नहीं है, तो उस हिसाब से आप इन्वेस्ट करिए। चलिए ठीक है। नेक्स्ट सर अडानी पावर को लेकर भी इनका क्वेश्चन था, तो अगर किसी की पोजीशन है यहाँ पर 153 पर ट्रेड हो रहा है, तो क्या पोजीशन को होल्ड करें या फिर एग्जिट के मौके देखें? अगर हम देखें 1 महीने में 9% से ज्यादा चढ़ चुका है। नहीं देखिए, मेरे ख्याल से पावर एक ऐसी स्पेस है जो बहुत अट्रैक्टिव है। देखिए अभी गवर्नमेंट ने एआई रिलेटेड जो बातें की है कि डेटा सेंटर्स अभी वो 2047 तक टैक्स फ्री बनाएँगे। एआई भी बहुत तेज़ी से अभी इंडिया में सारे लोग बात कर रहे हैं। तो इसका मेन जो रॉ मटेरियल रहेगा वो पावर है। और मुझे लगता है कि अगले 3-5 साल में पावर की डिमांड बहुत बढ़ेगी, उतनी सप्लाई अभी भी इंडिया में नहीं है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे जिनके पास टाइम है मेरे ख्याल से यहाँ पे ज़रूर होल्ड करें क्योंकि पावर जनरेशन जितना बढ़ेगा उतना इन कंपनीज़ को बेनिफिट करेगा। तो मेरे ख्याल से शॉर्ट टर्म नहीं, बट अगर नज़रिया आपका साल 1.5 साल है तो ये बहुत अच्छा अट्रैक्टिव स्पेस है जहाँ पे आपको निवेशक होना है। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन आया है रिया घोष जी का, एचडीएफसी को लेकर के जानना चाह रही है सर कितना नीचे और जाएगा? यहाँ पर अच्छी तेजी देखने को मिली थी, उसके बाद खबर के बाद अच्छी खासी करेक्शन भी यहाँ पर देखने को मिला। सर 764 पर ट्रेड हो रहा है आज भी, देखिए तो 2.5% की गिरावट इस पे देखने को मिल रही है। क्या पोजीशन को होल्ड करने की सलाह रहेगी आपकी? नहीं, मुझे लगता है कि देखिए एचडीएफसी एक ऐसा शेयर है जो शायद आपको भी पता होगा पिछले 1.5-2 साल में निवेशकों को कोई रिटर्न बना नहीं पाया है। और सबसे बड़ी बात अभी जो चेयरमैन का इश्यू हो गया है, उससे थोड़ा-सा जी। कम्फर्ट और थोड़ा-सा
कंप्लायंस रिलेटेड इश्यू होने के बाद मार्केट का कॉन्फिडेंस और थोड़ा गिरा है। मेरे ख्याल से देखिए इस लेवल से तो और गिरेगा नहीं क्योंकि होपफुली कोई नेगेटिव सरप्राइज़ आएगा नहीं, लेकिन अगर सही मायने में किसी को पैसा बनाना है तो मैं समझता हूँ कि सरकारी बैंक्स काफ़ी अट्रैक्टिव है। एसबीआई की बात करें, कैनरा बैंक है, उसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा है। मुझे लगता है कि एचडीएफसी बैंक शायद अगले 3-6 महीने के लिए कोई बड़ा अपसाइड दिखाएगा नहीं। तो जिनको शिफ्ट करना है ये सारे जो बैंक्स हैं ये अट्रैक्टिवली पोज़ीशन्ड है और यहाँ पे एक रिस्क रिवॉर्ड शायद इनको ज़्यादा अच्छा मिलेगा कंपेयर्ड टू एचडीएफसी। चलिए, तो आप अपने कैपिटल शिफ्ट करने के बारे में भी सोच सकती हैं। सर ने बहुत सारे ऐसे नाम भी आपको सजेस्ट किए हैं जहाँ पर आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर इनका चेन्नई पेट्रो और रिलायंस को लेकर के। देखिए, चेन्नई पेट्रो तो एक ऑयल मार्केटिंग कंपनी है जो आईओसी की सब्सिडरी है और मुझे लगता है कि अगर तेल की कीमतें ज़्यादा बढ़ती है, तो इनके लिए दिक्कतें बढ़ेगी। हालाँकि आज खबर आई है कि एक्साइज़ ड्यूटी पेट्रोल और डीज़ल पे गवर्नमेंट ने कम कर दी है, तो इसका असर जी। डेफ़िनेटली इन कंपनीज़ को बेनिफिट होगा। आपको शायद शॉर्ट टर्म अपसाइड देखने को मिले। रिलायंस की बात करें तो देखिए रिलायंस का तो काफ़ी मॉडर्न इनकी रिफाइनरी है जामनगर में। इन्होंने ऑलरेडी कहा है कि वो रशिया से क्रूड इम्पोर्ट उन्होंने किया है, ईरान से भी किया है। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि मार्केट अभी इनके गैस बिज़नेस से अलावा आई थिंक जो जियो टेलीकॉम का धंधा है, उसके ऊपर ज़्यादा फ़ोकस और इंतज़ार कर रहा है कि इसकी वैल्यू अनलॉकिंग कब होगी। अभी मार्केट में ऐसा भी रिपोर्ट आया है कि बहुत जल्दी ये अपने आईपीओ के लिए फाइल करेंगे और इसके लिए ऑलरेडी कुछ 16-17 मर्चेंट बैंकर्स उन्होंने नियुक्त किए हैं। तो मुझे लगता है कि थोड़ा समय वेट करिए, मार्च के क्वार्टर के बाद होपफुली जब रिलायंस का एजीएम होगा तभी हमको पता चलेगा कि इसमें क्या प्लान है और मुझे लगता है कि इस लेवल से खोने के लिए कुछ नहीं है रिलायंस पे, तो जिनके पास है वो होल्ड करे। फ्रेश खरीदारी भी जिनको करनी है लंबी अवधि के लिए अच्छा अट्रैक्टिव प्राइस है, बट मेरे ख्याल से साल, सवा साल आपको यहाँ पे होल्ड करना पड़ेगा। चलिए ठीक है, तो आप इस सलाह को देख करके चल सकती है रिया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर सानवी जी का, कह रही है कि इन्होंने हिंदुस्तान कॉपर खरीदा है 327 पर। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का इनका पर्सपेक्टिव है सर 2 से 3 साल के लिए, तो क्या इस पोजीशन को होल्ड करके चले या फिर एग्जिट देखें और जो और ज्यादा नीचे आ जाए तब खरीदारी की जाए? देखिए, मुझे लगता है कि अगर इनका नज़रिया 2-3 साल है, तो मेरे ख़्याल से इनको डरने की कोई बात नहीं है क्योंकि कॉपर एक ऐसा मेटल है, जो इलेक्ट्रिकल में हर एप्लीकेशन में जाता है और अगर मैंने पहले भी कहा कि अगर डेटा सेंटर्स इंडिया में ज़्यादा बनते हैं, अगर एआई बढ़ता है, तो पावर से रिलेटेड जो मेटल है, वो कॉपर है। कॉपर की कंज़म्पशन और बढ़ेगी और ज़्यादातर कॉपर इंडिया में इम्पोर्ट होता है और हिंदुस्तान कॉपर कंट्री का सबसे बड़ा कॉपर प्लेयर है। तो मुझे लगता है कि नज़रिया अगर आपका मीडियम टू लॉन्ग टर्म अगर 12 से 18 महीना आप पकड़ने की ताकत रखते हो, तो यहाँ पे होल्ड करिए। मुझे लगता है ज़रूर बाउंस बैक आएगा, लेकिन थोड़ा समय यहाँ पे देना पड़ेगा। ओके सर, साथ ही साथ यहाँ पे वेदांता को लेकर भी एक हमारे व्यूअर है वो जानना चाह रहे हैं, इन्होंने 655 पर बाय किया हुआ है। देखिए, वेदांता में मैं कहूँगा कि यहाँ पे भी कॉपर का प्रेज़ेंस है, इनके पास ऑयल है, इनके पास सिल्वर है जो हिंदुस्तान ज़िंक बनाता है। मुझे लगता है कि अभी तो फ्रैंकली स्टॉक कंसोलिडेटेड है, लेकिन महीने, डेढ़ महीने में आगे ये स्टॉक 6 हिस्सों में बँटेगा। तो उसके बाद मेरे ख़्याल से इसमें शायद आपको मौके अच्छे मिलेंगे। आई मीन जिनके पास है वो होल्ड करें, क्योंकि क्लियरली जो कर्ज़ा है बैलेंस शीट पे वो थोड़ा-सा और कम होगा, अलग-अलग कंपनीज़ में बँटेगा। तो यहाँ पे होल्ड करने की राय है, ये भी डेफ़िनेटली एक अच्छा विकल्प है, लेकिन थोड़ा-सा मीडियम टर्म व्यू के लिए। चलिए आगे और भी सवालों पर जो है वो चर्चा की जाए, लेकिन उससे पहले सर आपका नज़रिया हम गोल्ड सिल्वर पर भी समझना चाहेंगे, जो हमें इसमें मेजर डिक्लाइन आता हुआ नज़र आया, उसके बाद फिर से रिकवरी देखने को मिली है। चांदी जो है अपने मौजूदा स्तरों से दोबारा से फिसलती हुई नज़र आई है। आपका ओवरऑल आउटलुक कमोडिटी पर क्या है सर? नहीं देखिए, गोल्ड सिल्वर की बात करें तो मुझे लगता है कि इस बार थोड़ा-सा सरप्राइज़िंग था कि बाज़ार जब वोलेटाइल हो गया तभी सोना-चांदी भी गिरे और इसका मेन कारण यही है कि मेरे ख़्याल से सोना बहुत तेज़ी से पहले चल चुका था, चांदी भी बहुत पहले चल चुकी थी, तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि फ़ॉलो अप बाइंग ना आने के कारण थोड़ा बहुत बिकवाली का प्रेशर आया है। देखिए, चांदी के लिए तो मुझे लगता है कि शायद थोड़ा समय लगेगा, 3 से 6 महीना बिफ़ोर वापस एक अप ट्रेंड आपको देखने को मिले क्योंकि इंडस्ट्रियल डिमांड ग्रेजुअली बढ़ रहा है, ऐसा नहीं कि कोई बड़ी बढ़त यहाँ पे आ रही है। लेकिन सोने की बात करें तो मुझे लगता है कि ये काफ़ी बेहतरीन मौका है उन लोगों के लिए जिन्होंने रैली पहले मिस कर दी है। अगर आपका इन्वेस्टमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू है तो स्टॉक्स की बात करें तो मैं समझता हूँ कि जो गोल्ड फाइनेंस कंपनीज़ है, जो गोल्ड ज्वेलरी कंपनीज़ है, वहाँ पे एक्सपोज़र डेफ़िनिटली ऐड करिए। क्योंकि चौथा क्वार्टर भी मुझे लगता है कि इन दोनों सेगमेंट्स के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा
ओवरऑल मुझे नहीं लगता है कि गोल्ड में कोई भारी गिरावट आएगी। देखिए गोल्ड में जो भी गिरावट आई है मेरे ख्याल से एट वन लेवल इट विल स्टेबलाइज। तो जिनका लंबा व्यू है गोल्ड में ज़रूर पोज़ीशंस ऐड करें। ओके, आपने कहा कि बहुत मेजर डिक्लाइन हम गोल्ड के अंदर एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। सर अगर हम थोड़ा-सा मिनिमम बेस देख करके चले कि गोल्ड अपना बेस कहाँ पर बनाएगा अगर गिरावट देखने को मिलेगी, तो हम कितना सपोर्ट मान सकते हैं? देखिए सपोर्ट के लिए मैं एक एग्ज़ैक्ट लेवल बता नहीं पाऊँगा, बट मैं यही कहूँगा कि आप कम से कम 7-8% का एक बफर रखिए। 7-8% से मुझे नहीं लगता है ज़्यादा गोल्ड गिरेगा और उसका मतलब यही है कि एक बेनिफिट जो है वो गोल्ड ज्वेलरी कंपनीज़ को तो मिलेगा क्योंकि सस्ता गोल्ड होता है, तो उनके लिए उनके रॉ मटेरियल कॉस्ट कम होते हैं। और गोल्ड फाइनेंस कंपनीज़ की अगर किसी को एक्सपोज़र लेना है तो देखिए ये एक ऐसा मार्केट है जो ज़्यादातर कॉन्सन्ट्रेटेड मार्केट है और गोल्ड की वैल्यू पे ही ये बिज़नेस करते हैं। तो मुझे लगता है कि देखिए जिनको प्योर गोल्ड खरीदना है, उनको शायद ईटीएफ के पॉइंट ऑफ व्यू से बेट करना चाहिए। बट कहीं न कहीं मुझे लगता है कि गोल्ड ऐसा एसेट क्लास है जो ज़्यादा डिस्काउंट पे अभी आगे नहीं चलेगा। ओके, यहाँ पर एक क्वेश्चन भी आया है सर, राम साहू जी का कह रहे हैं कि सर सिल्वर की प्राइसेस आप दिसंबर तक कितना देख रहे हैं? सर सिल्वर में अगर हम अपसाइड देख रहे हैं, तो मैक्सिमम कितना जा सकता है? 2025 वाला क्योंकि वो तो सिनेरियो दोबारा रिपीट होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। क्या आपको लग रहा है कि दोबारा से हमें चाँदी 3 लाख या उसके आस-पास देखने को मिलेगी? नहीं, मैंने वही कहा कि कम से कम 1-2 क्वार्टर्स तो आपको वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। इमीडिएटली तो कम से कम 1-2 क्वार्टर तो लगता नहीं है कि वापस वो हिस्टोरिकल लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे। देखिए, तभी चाँदी में काफ़ी ग्लोबल बाइंग भी हुई थी काफ़ी हेज फंड्स अटके भी हुए थे। तो वो डेफ़िनेटली जो प्राइसेज़ थी वो बहुत जल्दी पॉसिबल हो गई थी और तभी काफ़ी लोगों ने ऊपरी लेवल पे खरीदा, जिन्होंने एग्ज़िट नहीं किया वो अभी अटके हुए हैं। तो मुझे लगता है कि थोड़ा-सा 3 टू 6 मंथ ये थोड़ा स्टेबलाइज़ेशन और कंसोलिडेशन चलेगा, तो तब तक मेरे ख्याल से जो भी पोज़ीशंस है आपकी आप होल्ड करिए, बट डेफ़िनेटली ऊपर जाने के लिए थोड़ा समय लगेगा। चलिए, तो यहाँ पर आपके सवाल का जवाब मिल गया है कि दिसंबर तक आपको चाँदी कहाँ तक देखने को मिलेगी। अविनाश सर आपसे और भी सारे सवाल आए हैं यहाँ पर पूछने के लिए। दानिश सलमानी जी हैं, कह रहे हैं कि सर मैंने लोटस डेवलपर की 400 शेयर्स लिए हैं 175 के प्राइस पर, तो अब यहाँ पर सर क्या इन्हें 3 महीने के लिए होल्ड करना चाहिए, जानना चाह रहे हैं ये? नहीं, बिल्कुल देखिए अगर आपका नज़रिया 3 टू 6 मंथ है, देखिए रियल एस्टेट में बहुत बिकवाली आई है, लोगों को लग रहा है कि रियल एस्टेट मार्केट चल नहीं रहा है, इन्वेंटरीज़ नहीं मूव हो रही है, लेकिन लोटस डेवलपर्स एक वेल एस्टेब्लिश्ड प्लेयर है। मुझे लगता है कि मार्च के क्वार्टर के बाद एक होपफुली मैनेजमेंट की कमेंट्री आएगी, इनकी कितना इन्वेंटरी इनके पास है, कितना इन्होंने बेचा है, प्लस नए प्रोजेक्ट्स है वो अनाउंस करेंगे। तो मेरे ख्याल से थोड़ा इंतज़ार करिए, मार्च क्वार्टर के बाद मुझे लगता है कि जब एक बार कमेंट्री आएगी तभी स्टॉक चलेगा क्योंकि ये रिसेंटली लिस्टेड कंपनी है, बट डेफिनिटली एक वेल एस्टेब्लिश्ड प्लेयर है। तो नज़रिया थोड़ा-सा मीडियम टर्म रखिए और निवेशित रहिए। चलिए, तो यहाँ पर आप होल्ड करके रख सकते हैं, ये सलाह आपको दी गई है। नेक्स्ट हम यहाँ पर सर एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। एचईजी शेयर के बारे में जानना चाह रहे हैं, अमित जी का सवाल है। कह रहे हैं कि सर इनके पास 750 के रेट पर है, तो शॉर्ट टर्म नज़रिया सर इसमें क्या बन रहा है? नहीं, ऑलरेडी मुझे लगता है कि आज एचईजी और ग्राफाइट ये 2 जो प्लेयर्स हैं, ग्राफाइट इलेक्ट्रोड्स बनाते हैं, इसमें काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली है। और देखिए इसका एक मेन कारण ये है कि सप्लाई लॉजिस्टिक्स में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो चुका है और इंडिया में ये 2 ही कंपनियाँ हैं जो ये प्रोडक्ट बनाती है, प्लस स्टील सेक्टर काफ़ी अच्छी तरह से ग्रो कर रहा है। तो कहीं न कहीं अगर ग्लोबल शॉर्टेज होता है, तो इन दोनों कंपनीज़ को बेनिफिट होगा। तो मेरे ख्याल से अभी इनकी पोज़ीशंस है तो होल्ड करिए। कम से कम एटलीस्ट अगले 1-2 महीने का व्यू लेके यहाँ पे आप निवेशित रह सकते हो। मार्च के क्वार्टर के नंबर आएँगे, तो आपको थोड़ा-सा और आउटलुक और मैनेजमेंट का व्यू पता चलेगा, तो होल्ड करने के लिए। होल्ड करने की सलाह है, ठीक है। एक आखिरी सवाल ले लेते हैं पावर ग्रिड को लेकर के सर 293 पर आपको लग रहा है शॉर्ट टू लॉन्ग टर्म के लिए बेहतर है ये? ये देखिए, जैसे मैंने कहा कि पावर सेक्टर में पावर जनरेशन, पावर डिस्ट्रीब्यूशन ये दोनों ही एरियाज़ इम्पोर्टेंट है और नज़रिया अगर आपका थोड़ा लंबा है, देखिए पावर ग्रिड में रिटर्न्स लिमिटेड है क्योंकि उनको एक फिक्स्ड फ़ॉर्मूला से प्राइसिंग का बेनिफिट मिलता है। तो कहीं न कहीं अगर आपका नज़रिया थोड़ा-सा मीडियम टू लॉन्ग टर्म है, तो ही निवेशित रहिए। शॉर्ट टर्म के लिए हो सकता है कि स्टॉक मार्च के क्वार्टर के बाद ही थोड़ा पॉज़िटिवली या नेगेटिवली रिएक्ट करेगा। बट ओवरऑल आउटलुक पॉज़िटिव है क्योंकि ग्रोथ को लेके पावर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ऐसे टाइम पे पावर एक ऐसा सेक्टर है जो आपके कैपिटल को भी प्रोटेक्ट करता है। तो निवेशित रहिए लेकिन 3 टू 6 मंथ्स का मिनिमम टाइम फ्रेम रखना ज़रूरी है। चलिए ठीक है। अब यहाँ पर जो है पोलिंग रिजल्ट पे देख लेते हैं कि क्या निकला है।
सवाल था कि डिप में कौन सा स्टॉक आप खरीद सकते हैं, इन्फोसिस, इरेडा, बीटीएल या फिर आरबीएल बैंक। सबसे ज्यादा वोटिंग यहाँ पर इन्फोसिस की तरफ है, 38% इसको वोट किया गया है, 29% वोटिंग आरबीएल बैंक की तरफ है, 19% वोट जो है बीटीएल की तरफ है एंड 14% लोगों का कहना है कि वो इरेडा को बाय करेंगे डिप में। अविनाश सर, आपसे भी समझना चाहेंगे, यहाँ पर सबसे ज्यादा वोट इन्फोसिस की तरफ देखने को मिला है और सबसे कम जो है वो इरेडा की तरफ है। आपका सुझाव किसके लिए है? नहीं, मैंने जैसे पहले कहा कि देखिए इन्फोसिस बहुत ही अट्रैक्टिव लेवल पे आ चुका है। 1800 रुपए में तो उन्होंने बायबैक किया था और जिस प्रकार के अभी प्राइसेस दिख रहे हैं, मेरे ख्याल से देखिए ज्यादातर नेगेटिविटी प्राइस में फैक्टर्ड इन है, तो इन्फोसिस विल बी बेस्ट। मुझे लगता है कि इरेडा उन्हीं लोगों के लिए जो लंबी अवधि के लिए पैसा लगाना चाहते हैं, 1.5-2 साल का नजरिया है तो ही लगाइए। लेकिन इन्फोसिस में मुझे लगता है कि मार्च क्वार्टर के बाद अगर कमेंट्री अच्छी आती है, एआई से रिलेटेड कोई बातें कंपनी करती है, तो उसमें डेफिनेटली शॉर्ट टू मीडियम टर्म में आपको एक अच्छा उछाल और मीडियम टर्म व्यू अच्छा बन सकता और सब पीटीएल पर आपका नजरिया हमने समझा है सर। आरबीएल बैंक और बता दीजिए, यहाँ पर क्या डिप में बाय करना चाहिए या फिर नहीं? देखिए मुझे लगता है कि आरबीएल बैंक डेफिनेटली मार्च क्वार्टर के बाद आप खरीदो तो अच्छा रहेगा, क्योंकि कंपेयर टू दैट मैंने अभी भी कहा कि जो सरकारी बैंक्स है वहां पे आपको बहुत अच्छी वैल्यू मिल रही है। कैनरा बैंक 130-35 में मिल रहा है, एसबीआई 1000 रुपए के करीब मिल रहा है, बैंक ऑफ बड़ौदा भी काफी अट्रैक्टिव है। तो मैं समझूंगा जिनके पास आरबीएल है वो होल्ड करे, बट फ्रेश खरीदारी मार्च क्वार्टर के बाद करे, वही ठीक रहेगा। चलिए ठीक है, तो आप इस सलाह को देख करके चल सकते हैं। डिप में कौन सा स्टॉक आप खरीदे, इसका सुझाव आपको एक्सपर्ट की तरफ से दे दिया गया है। थैंक यू सो मच अविनाश सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे सभी सवालों के जवाब